हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश वाले चैप्टर में आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और आज हम समझेंगे अपवर्तन के नियम। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम अपवर्तन को समझे थे और उसके कुछ अपवर्तन के बारे में कुछ बातें देखे थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये समझेंगे कि आखिर अपवर्तन के क्या नियम होते हैं। जैसा कि परावर्तन के नियम हमने देखा था, उसी तरीके से अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग होगी अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम। ठीक है, चलिए अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक होता है जैसा कि अगर हम फोटो के हिसाब से इस चीज़ को देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका अभिलंब होता है और ये आपका परावर्तित किरण होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, और ये जो आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये चीज़ तीनों एक ही तल में होते हैं, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट में ये बोलते हैं कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, ये पहला हो गया। ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर हम इसी में सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट को नॉर्मली हम बोलते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। ठीक है, अब इसे समझिए। तो हम इसमें ये कहते हैं कि जैसे देखिए, अगर इसको देखा जाए तो हम बोलते हैं कि आपतन कोण की ज्या, जिसको हम बोलते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम बोलेंगे साइन आर, का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। ठीक है, हम इसमें क्या बोलते हैं कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों के अनुपात जो होता है एक कांस्टेंट यानी नियत होता है। कहने का क्या मतलब है, इसी फोटो के हिसाब से आप सारी बातें समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये है, आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो N1 है ये विरल माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, और ये जो N2 है ये आपका सघन माध्यम है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, ये आपको पता है। ये हमारा होता है एंगल I और इसको हम बोलते हैं एंगल R। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो साइन आई और जो साइन आर का अनुपात है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है,
जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, ये बोला जाता है। ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। अब चलिए इसी के आगे ना थोड़ा और कॉन्सेप्ट को और क्लियर कट समझते हैं। तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, अब तो आप समझ गए कि स्नेल का नियम क्या होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो अनुपात नियतांक होता है और जो आपने देखा, इसी बोलते हैं कि यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। स्नेल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था, तो उन्होंने देखा था कि जैसे साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है ना, ये कांस्टेंट यानी कि नियत होता है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को जो आप ये देख रहे हैं ना, इसी को हम अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि देखिए, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि साइन आई, जैसे साइन सॉरी, हम यहाँ पर ये कहते हैं, देखिए हम ना शॉर्टकट तरीके से आपको बता दे रहे हैं, एक ट्रिक के थ्रू अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है और जो यहाँ पर हम बोलते हैं अपवर्तनांक है, इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ना एक ट्रिक के थ्रू समझिएगा। जैसे आप यहीं पे ले लीजिए, मान लीजिए कि ये दो माध्यम है, ठीक है, ये दो माध्यम, ये N1 है, ये आपका N2 है, ये I है, ये R है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर ऊपर साइन I लिखिए। तो साइन I आपने लिख दिया ऊपर, अब उसमें N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ये आप देखिए, इसको लिखिए साइन R, R है ना, तो साइन R, और यहाँ पर N2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ना साइन R को ज़रा इधर ले आइए, तो साइन I अपॉन साइन R हो जाएगा, और ये बराबर N1 को इधर लेके जाइए, तो ये N2 अपॉन N1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर दो अलग अलग माध्यम है और अपवर्तनांक का केस अपने को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर साइन I और साइन R का जो अनुपात होता है वो N2 अपॉन N1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज़ को आप आसानी से अगर ऐसे आप याद रखते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे चीज़ों को, कि हम बोल रहे हैं कि N1 इंटू साइन आई कर दो, N2 इंटू साइन आर कर दो। इसको लिखने में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसको लिखने में कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 या N1 अपॉन N2, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मे भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको ये मानिए 110% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप बिल्कुल गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसी चीज़ को आप इसी को और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं N21। आपको पता है ना N21 क्या होता है, N2 अपॉन N1। तो इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, या आप लिख सकते हैं N21, ठीक है। चलिए ये बात आप समझ गए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक से अधिक लेयर है, मतलब दो से अधिक लेयर है, मतलब दो से अधिक मीडियम है, तो उस टाइम क्या हम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं माध्यम है N1, यहाँ का माध्यम है N2, यहाँ का N3, यहाँ का N4, और यहाँ का ना आप फिर से N1 ले लीजिए। मतलब आप ऐसे मानिए कि हवा से चले थे, हवा में अगेन जा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए। अब देखिए, हम इसको अब हटाते हैं, थोड़ा इसको अब अच्छे से समझना पड़ेगा अपने को। चलिए, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश की किरण है, वो इस सरफेस से टकराती है। आप समझिएगा, यहाँ से जैसे ये आया, हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर N1 मतलब ये विरल माध्यम है, क्या है, ये विरल माध्यम है। अगर इन दोनों में कंपेयर करें N1 और N2 में, तो हम कहेंगे कि N2 इज़ ग्रेटर देन N1, यानी कि ये सघन है, ये विरल है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। आप ये बताइए कि विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की तरफ मुड़ता है, बिल्कुल मुड़ गया। अब आगे समझिए, इसके बाद क्या हुआ। अब N2 और N3 में देखें तो हम कहेंगे कि जो N3 है वो विरल है और N2 सघन है।
तो हम कह रहे हैं कि जो ये है ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। आपको पता है कि अगर हम सघन से विरल की तरफ जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटता है। तो अभिलंब से दूर ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे हटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, फिर से ये बोल दीजिए कि N3 और N4 में N3 सघन है और N4 सघन है, N4 सघन है और N3 विरल है। मतलब ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो अगेन आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम विरल से सघन की तरफ जाएंगे, विरल से सघन की तरफ जाएंगे तो अभिलंब की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। अब एक बात लास्ट समझिए, लास्ट में आपका क्या था, तो आप देख रहे हैं कि ये विरल है तो ये भी आपका विरल है, तो अब अभिलंब से दूर हटेगा और अभिलंब से ये दूर ऐसे गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा आप बात को समझिएगा, यहाँ हम बोल देते हैं कि ये I है, ये आपका R1 है। आपको पता है कि ये दोनों अगर समांतर हैं तो ये एकांतर कोण से अगर ये R1 है तो ये भी आपका R1 होगा, ठीक है। इसको आप R2 मान लीजिए, तो ये भी आप जान चुके हैं कि ये R2 होगा। अब इसको आप ना R3 मान लीजिए, तो ये भी आपका R3 ही होगा, और इसको E मान लीजिए, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि अभी मान लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना भी है, ठीक है। देखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दोनों के लिए हम स्नेल लॉ लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे इन दोनों के लिए, ठीक है। तो अब पहले और दूसरे के लिए, तो इसको आप ऐसे बोल दीजिए A B C D और ये फिर से आपका E, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि A और B इस माध्यम के लिए, तो अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमने आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, मतलब कि N1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन I के साथ, ये बराबर होगा आपके N2 इंटू ये तो N2 इंटू साइन R1, आपको ये करना है, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया A और B के लिए। B और C के लिए अपन देख लेते हैं, तो यहाँ से फिर देखेंगे B और C के लिए। तो जब B और C के लिए देखेंगे तो यहाँ पर N2, अब ये देखिए साइन R1 है, N2 R1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे N2 इंटू साइन R1 इज इक्वल्स टू, ये N3 है और ये आपका ये N3 है और ये R2 है, तो आप लिखेंगे N3 इंटू साइन R2, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो हो गया हमारा कि B और C के लिए। अब C और D के लिए देखेंगे, तो C एंड D मतलब इस माध्यम के लिए, तो यहाँ पर देखिए N3 इंटू साइन R2, तो यहाँ से लिखेंगे N3 इंटू साइन R2 इज इक्वल्स टू N4 इंटू साइन R3, तो यहाँ से लिखेंगे N4 इंटू साइन R4, ये लिखेंगे सॉरी साइन R3 ये लिखेंगे। अब देखिए C और D हो गया, D और E के लिए अब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे D एंड E के लिए। अब जब D और E के लिए देखेंगे तो N4 इंटू साइन R3, तो यहाँ से लिखेंगे N4 इंटू साइन R3 बराबर, यहाँ से लिखेंगे फिर से N1 इंटू साइन E, तो यहाँ से आप लिखेंगे N1 साइन E, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या करना है अपने को, इनमें थोड़ा रिलेशन देखना है। तो आप जरा यहाँ से देखिए, तो अगर हम इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें और इसको चौथा अगर मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा पहले और दूसरे से। तो जरा यहाँ से देखिएगा, हम कहेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब पहले और दूसरे से अपने को क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए ये आपका N2 साइन R1 लिखा है और ये भी आपका N2 साइन R1 है। तो अगर
इसको उठा के इसकी जगह रख दें, इसको उठा के इसकी जगह रख दें तो काम हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से बोलेंगे कि n1 साइन आई जो है वो बराबर होगा अब इसके, क्योंकि इसकी जगह पर ये रखेंगे, इसकी जगह पर ये, मतलब इसकी जगह पर ये, तो ये आ जाएगा n3 साइन r2। देखिए ये इतना टफ नहीं है, ये n2 साइन r1 है, n2 साइन r1 है, इसकी जगह पर बस इसको रख दीजिए। आप देखिए ये मिल गया, इसको फिफ्थ बना दीजिए, इसको पांचवा समीकरण बना दीजिए, फिफ्थ समीकरण। ठीक है, आगे की कहानी समझिए। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है अब n3 साइन r2 साइन r2, और यहाँ देखिए n3 साइन r2 लिखा है। तो अब हम कहेंगे कि बाई, अब देखिए हम इसकी बात करें थर्ड एंड फिफ्थ, तो थर्ड एंड फिफ्थ से। अब देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना था, अभी आप समझ जाएंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे कि n1 साइन आई बराबर, अब देखिए आप क्या करिए, यहाँ पे n3 साइन r2 है, n3 साइन r2 इसकी जगह पर ये रख दीजिए, तो इसकी जगह पर ये रखिए, तो ये बनेगा आपका n4 साइन r3, आपका ये बनेगा। इसको आप मान लीजिए सिक्स्थ इक्वेशन, छठा समीकरण मान लीजिए। अब यहाँ से आप देखिए ये बन रहा है n4 साइन r3 और ये बन रहा है आपका n4 साइन r3। तो अब ये आप क्या करिए, चौथे और छठे से, तो हम कहेंगे बाई फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। अब इन दोनों से आप क्या करिए, n4 साइन r3 की जगह, n4 साइन r3 की जगह ये पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे n1 साइन i इज इक्वल्स टू आएगा n1 साइन e, n1 साइन e। ठीक है, देखिए n1 से n1 कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन i बराबर साइन e आया है। जब ये आ गया है तो हम यहाँ से एक बात बोलेंगे कि i और e दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ये क्यों बराबर होंगे आप खुद समझिए कि अगर साइन i की जो वैल्यू है साइन e की भी वही वैल्यू है, मतलब ये जितना कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये भी कोण होगा। तो हम कहेंगे i और e आपस में क्या होंगे, बराबर। अब बात को आप समझिएगा कि अगर हम हवा से अगेन हवा में चलते हैं फाइनली, जैसे कई लेयर हो, जैसे आप समझिए कि पहला वायु, दूसरा आप पानी मान लीजिए, तीसरा कांच मान लीजिए, चौथे को आप कैरोसिन मान लीजिए, फिर ऐसे ही मान लीजिए, तो बहुत सारी लेयर्स होंगी ना। तो अगर हवा से अगेन मान लीजिए कि बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन जो फाइनली है जहाँ पे आपको निकलना है उसके और इसके बीच में जो पड़ेगा ना, जो पड़ेगा, और जो शुरुआत की बात करते हैं और लास्ट की बात करते हैं, तो शुरुआत में जितने कोण पर आप उस प्रकाश की किरण को डालेंगे उतने ही कोण पर वो बाद में निकलेगा, बाहर निकलेगा। ये यही चीज़ बता रहा है कि अगर आपने इस किरण को 30 डिग्री पे डाला होता तो ये जो फाइनली बाहर निकला है ना, ये भी 30 डिग्री पर ही बाहर निकलता। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को समझिए, हम फिर बता रहे हैं कुछ बातें इसमें। और अब देखिए आपको इसमें एक टर्म, ये जो ई लिखा है ना, इसको ज़रा समझ लीजिए ये है क्या। आई आप समझ रहे हैं कि आई क्या है, आई को हम बोलते हैं कि आपतित किरण, या आई को हम बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बोलते हैं। R1 R2 R3 ये जो लिखा है ना, ये आपका आई भी आई की तरह, यानी कि आपतित किरण की तरह भी बिहेव करेगा, आपतित कोण की तरह बिहेव करेगा, आपतन कोण की तरह बिहेव करेगा, और परावर्तन कोण अपवर्तन कोण की तरह भी बिहेव करेगा। लेकिन ई को बोला जाता है निर्गत कोण। तो यहाँ पर हम बोलते हैं आई को आपतन कोण, आपतन कोण, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसको ये बोलते हैं।
आर को आपको पता है, जो R1 R2 इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। ई जो होता है, ई को हम बोलते हैं निर्गत कोण। जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना, ई, इसको बोला जाता है निर्गत कोण। ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस ये बोला जाता है। कहानी कुछ समझ में आ रही है? देखिए, हमने जितना भी आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन करना था उतना हमने कोशिश की है। अब ये आपको समझ में आएगा कि ये आपको कितना समझ में आया है कि नहीं, कि नहीं आया है। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए, ये चीज़ आप समझ गए। सॉरी। चलिए, अपने बुक में एक और चीज़ दिया गया है, उसे देख लेते हैं। अरे क्या हो गया भैया, सॉरी। ठंडी आ गई क्या? चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे की हमारी हेडिंग होगी आयताकार की झिल्ली से अपवर्तन। ठीक है, अब इसको भी हटा देते हैं, इसका काम नहीं, इसका काम खत्म हो गया। हम कहेंगे आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये हम बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि इसमें समझाने की ज़रूरत है, हम जो अभी समझाएं वही चीज़ फिर से हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि एक कांच का एक टुकड़ा है या ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये अब आप इसमें क्या करते हैं कि एक प्रकाश की किरण को यहाँ पर आपतित करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले समझ जाइए कि ये वायु है। वायु कैसा माध्यम होता है? तो आप कहेंगे विरल। तो ये वायु है और विरल माध्यम है। ये आप कांच की झिल्ली है, इसको बोलते हैं आप कांच की झिल्ली। ठीक है, और ये आपका होता है सघन माध्यम। ठीक है, जब आप फाइनली बाहर आते हैं तो ये भी आपका है वायु, यानी कि ये आपका विरल माध्यम है। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, आप क्या कर रहे हैं कि जब आप एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो आप अभिलंब की तरफ मुड़ते हैं। ये आपको बात पता है कि आप अभिलंब की तरफ मुड़ते हैं। तो आप ना अभिलंब की तरफ मुड़े हो। अब आगे समझिए, सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में जा रहे हैं तो आप अभिलंब से दूर हटते हैं। क्या करते हैं? अभिलंब से दूर हटते हैं। लेकिन इसको हटाने से पहले ना जरा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसकी ज़रूरत है, अभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, जब हटेंगे यहाँ से, अब ये हो गया, अब इसकी बात करते हैं। तो जब आप यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो फिर से अभिलंब से दूर आप हटते हैं। तो दूर हटते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब ये। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को समझना क्या है, फिर से देख लीजिए। एक प्रकाश की किरण थी, वो चली और एक ग्लास स्लैब से उसको गुजरना है, कांच की झिल्ली से उसको गुजरना है। तो ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल से सघन में जब जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, लेकिन जब सघन से फिर विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर होगी। ठीक है, अभिलंब से दूर होगी। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे
यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसको बोलते हैं आई, और ये जो होता है आपका आर होता है, अगर ये आर होगा तो ये भी आर होता है, और ये होता है आपका ई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अपने को समझनी है, जो इस बुक के अंदर दिया था अपने एनसीईआरटी के अंदर, उसी चीज़ को समझना है कि ये जो है, मतलब अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो प्रकाश की किरण तो सीधे जाती, लेकिन अगर हम किसी ग्लास स्लैब से गुजारते हैं तो जो फाइनल प्रकाश की किरण गुजर रही है, पास हो रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है, कितनी नहीं है, कुछ दूरी होती है। कितनी होती है जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे सीखते हैं, 11th और 12th में उधर आप सीखते हैं, इंटरमीडिएट में। लेकिन यहाँ पर आपको बस ये बताना होता है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी निकलती है इसे अपन क्या बोलते हैं। तो जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन ये नाम दिया जाता है। इसको अगर इंग्लिश की बात करें तो ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको ये नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें अपने को इतना ही समझना था। अब यहाँ पे अगर हम पीछे जो देखें वही बातें फिर से लिखनी है। आई, आई को क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण इसे बोलते हैं। आर को आप यहां पर क्या बोलते हैं, जो आपका ये आर है ना, इसको बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। यहां पर जो आप ई देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं निर्गत कोण। इसी को हम बोलते हैं निर्गत कोण। बात कुछ पल्ले पड़ी। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो इसको नाम देते हैं आपतित किरण। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और इसे हम बोलते हैं, ये वाली जो प्रकाश की किरण आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको नाम देते हैं अपवर्तित किरण। और ये जो होता है ना, ये जो प्रकाश की किरण बाहर आई है इसको बोलते हैं अपन निर्गत किरण। इसको हम कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो ये था कि अगर हम किसी ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखते हैं, यानी आयताकार कांच की झिल्ली से अगर हम अपवर्तन दिखते हैं, तो ये बातें अपने को इसमें समझनी थी कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है, किसी विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। जब सघन से फिर विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। इसके और इसके बीच की दूरी को अपन पार्श्व विस्थापन कहते हैं, जिसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये होता है आपका निर्गत किरण। इसको बोलते हैं आने वाली को आपतित किरण, और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अगर हम कोण की बात कर रहे हैं, आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, और ई को नाम दिया जाता है निर्गत कोण, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ये नाम दिया जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें अपने को समझ में आ गई। अब अपने को देखना है TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जो इसके बाद हम देखने वाले हैं TIR के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, अब उसको ज़रा समझ लेते हैं कि TIR होता क्या है। हाँ जी, चलिए हम यहाँ पे बोलते हैं इसको TIR को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसे बोला जाता है हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अच्छा, इसमें ना सबसे पहली एक बात ध्यान रखनी होती है जिसको अपन बोलते हैं कंडीशन। हम ये कहते हैं कि TIR का केस तभी अपने को देखने को मिलता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चले। तो हम कहेंगे कि यह तभी देखने को मिलता है या तभी होता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चले, माध्यम की ओर चले। ठीक है, हम यही बोलते हैं कि मतलब अगर TIR की बात कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें यह कहते हैं कि यह केस तभी अपने को देखने को मिलता है या TIR तभी होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चले। ठीक है, चलिए जी, अब ये देखते हैं कि ये आखिर किस तरीके से इसको अपने को समझना होता है। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि ये ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और हम कहते हैं कि ये जो है N1 और ये है N2। यहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि N2 ग्रेटर देन N1, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये विरल माध्यम है, ये विरल है, और ये आपका सघन माध्यम है, ऐसा हम बोल देते हैं। अब समझिएगा, ये अब ना थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट करिएगा, ये काफ़ी बेहतर चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से चली है, यहाँ पर टकराई है, मतलब हमने टॉर्च ले लिया है, और टॉर्च हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर से, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पानी के अंदर से हम टॉर्च जला रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, प्रकाश की किरण इससे टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ कि ये कुछ ऐसे चली गई, ये कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, फिर क्या हो, देखो अपने को क्या करना था ना कि ये जो प्रकाश की किरण चली थी इसको अपने को इसी माध्यम में वापस लाना था। ठीक है, मतलब हमें खेल यही खेलना है कि ये जो प्रकाश की किरण है अगेन इसी माध्यम में वापस आए, न कि किसी और माध्यम में जाए। तो देखिए फिर अपन क्या करते हैं कि फिर से ऐसे प्रकाश की किरण फिर डालें। हुआ क्या है कि अब ये कुछ इस तरह गया है, ठीक है, ये कुछ ऐसे गया है, तो फिर भी ये कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि प्रकाश की किरण को यहाँ से डाला ऐसे, और देखा ना कि इस बार क्या हुआ कि प्रकाश इसके समांतर चला गया, इस सतह के समांतर प्रकाश ऐसे चला गया है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, कुछ आगे और डाला ऐसे, तो इस बार क्या हुआ कि ये इसी माध्यम में वापस लौट गया, इसी माध्यम में वापस लौट गया, और जैसे ही अगेन उसी माध्यम में वापस लौटा है उसी को हम बोल देते हैं कि अच्छा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका है। आपको पता है कि परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से मतलब जिस माध्यम से चलती अगर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इसे ही अपन प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही बात बोलेंगे कि जिस मीडियम से, जिस माध्यम से चला था उसी माध्यम में वापस आ गया है, इसका मतलब परावर्तन हुआ है। और यहाँ पर प्रकाश की पूरी किरण वापस चली आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, अब इसकी मैथमेटिक्स ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने N1 को विरल माना था और इसकी वैल्यू 1 मान लीजिए वायु है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहीं से खेल शुरू होता है, आपकी जो क्रिटिकल कंडीशन है ना यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको A मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को B मान लीजिए, और इस वाले पॉइंट को C मान लीजिए, और इस वाले पॉइंट को D मान लीजिए। D पे तो हुआ है, लेकिन अपना जो क्रिटिकल केस है या क्रिटिकल कंडीशन है वो यहीं पे है।
तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो ये कोण है इसे आईसी नाम दे देते हैं, एक स्पेशल नाम। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये 90 अंश का कोण बन रहा है। अरे ये अभिलंब है और ये आपका परावर्तित है, ठीक है, परावर्तित नहीं है, अपवर्तित है। तो इसके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। यानी यहाँ पर R की वैल्यू 90 है और I की वैल्यू IC है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम यहाँ बोलते हैं ये I है। तो अब देखिए इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि अगर I की वैल्यू I से ज़्यादा हो जाए, सॉरी IC से ज़्यादा हो जाए, अगर I की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। मतलब यही बनेगा TIR, ठीक है। तो अपने को देखिए ये निकालना है। मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि IC की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, लेकिन अब अगर आपको IC की वैल्यू 30 डिग्री है लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम IC की वैल्यू 30 डिग्री अगर उससे थोड़ा सा बढ़ा दें, मान लीजिए 30.5 कर दें, 31 कर दें, तो तुरंत ही आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। मतलब ये केस तभी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है। थोड़ा इसकी मैथमेटिक्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या करिए आप, N मान लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से चले थे ना, तो N2 साइन IC करेंगे। तो हम लिखेंगे N2 साइन IC इज इक्वल्स टू N1 साइन R, R की वैल्यू देखिए, तो हम लिखेंगे N1 साइन R और R की वैल्यू आप देख रहे हैं 90 डिग्री दिख रही है, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है? N, तो आप यहाँ N रखिए, साइन IC रखिए, बराबर N1 की वैल्यू आप 1 देख रहे हैं तो 1, और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 के बराबर, साइन 90 डिग्री 1 के बराबर, तो ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन IC बराबर 1 इंटू 1 इज 1, तो 1/n, अरे ये इधर जाएगा तो भाग होगा, ये IC की वैल्यू जो आएगी इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/a, और यही होता है हमारा क्रांतिक कोण, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, हिंदी में बोला जाता है इसको क्रांतिक कोण। इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। तो देखिए इसमें जो अपने को याद रखना होता है ना, वो यही याद रखना होता है। अपने को क्वेश्चन अपने सामने आता है कि आप बताइए कि अगर किसी प्रकाश की किरण किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो उसके लिए किसी भी किरण का क्रांतिक कोण कितना हो ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, यानी कि TIR हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलते हैं IC बराबर साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n। n क्या है? यहाँ पर अपवर्तनांक है। n क्या है? तो हम बोलेंगे कि ये है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक ये रहा, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। चलिए अब देखिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जैसे हीरे का जो चमकना होता है, हीरे में जब प्रकाश की किरण पहुंचती है तो आप देखते हैं कि हीरा बहुत जगमगाता है, और जगमगाता किस कारण है? TIR के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जगमगाता है, जिसको बोलते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल हैं जैसे रेगिस्तान की मरीचिका, तो वहाँ पर मतलब मिरेज आप देखते हैं कि राजस्थान में जो आप देखते हैं नॉर्मली कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर आप ना जब दूर खड़े रहेंगे और पेड़ की जो छाया होती है ना, वो आपको दिखती है कि पानी है, मतलब एक इल्यूजन, भ्रम होता है, उसी को अपन बोलते हैं मरीचिका, ठीक है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है, मतलब TIR का।
अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सारे जो आपको TIR का एप्लीकेशन है, मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो अलग अलग वीडियो इनकी बनी है। हम आपको ये प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करने के लिए। ठीक है, और जितनी भी बातें हमने आपको बताई है वो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको 110% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।